हेलो एवरीबॉडी। लास्ट के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट का। तो उसमें हमने देखा था कि एक मोल में Na एटम्स होता है। एक मोल कोई भी एलिमेंट में Na एटम्स होता है। तो एलिमेंट, एक मोल एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट बना होता है एटम से। उसी तरह से एक मोल कोई भी कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग। तो एक मोल कोई भी कंपाउंड Na मॉलिक्यूल से बना होता है। एक मोल कोई भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है आपके एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। कोई भी एक मोल कोई भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका होता है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। एक मोल कोई भी एलिमेंट में होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स एवोगाड्रोस नंबर के बराबर 6.022 into 10 to the power 23। तो हमने डिफाइन किया था एक मोल को कि वन मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंटिंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है उतना ही संख्या को हम लोग एक मोल बोलते हैं। तो हमने एलिमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। तो एलिमेंट आपका एटम से बना हुआ होता है। तो वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट आपका बराबर हो जाता है Na atoms of that element। उसी एलिमेंट के कितने एटम्स के बराबर? Na एटम्स, क्योंकि एलिमेंट आपका बना होता है एटम से। तो Na बराबर होता है आपका 6.022 into 10 to the power 23। Na represents Avogadro's number। अब यहां हम लोग नोट में एक पॉइंट लिखेंगे। All elements are made up of, सारा एलिमेंट जो होता है वो बना हुआ होता है are made up of atoms and atoms of different elements are different। सारा एलिमेंट एटम से बना होता है और अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होता है वो अलग अलग होता है। मतलब कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम के सिमिलर नहीं होगा। कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम से अलग होगा। उसी तरह से सोडियम का एटम मैग्नीशियम के एटम के जैसा नहीं होगा। मतलब हर एक एलिमेंट एटम से बना होता है, अलग अलग एलिमेंट का एटम भी अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहां आप देखिएगा और यहां हम लोग देखेंगे कि एटम एलिमेंट are made up of atoms of same type। A particular element is made up of atoms of same type। मतलब कार्बन है तो कार्बन जब जितना भी एटम कंटेन करेगा वो कार्बन एलिमेंट का ही रहेगा। ये नहीं कि कार्बन में ऑक्सीजन का एटम आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। कार्बन का एटम, कार्बन एलिमेंट है तो वो बना होगा कार्बन के एटम से, ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम से, सोडियम एलिमेंट सोडियम के एटम से। और अलग अलग एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं वेट की। वेट ऑफ वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब देखिए वेट ऑफ
1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट बराबर क्या होगा? 1 मोल किसी भी एलिमेंट का वेट को हम लोग बोलते हैं कितना, क्या होगा वो हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहां हम देखेंगे वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट वो बराबर हो जाएगा क्या भाई, 1 मोल में कितना एटम होता है? एनी एटम। वेट ऑफ एनी एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि 1 मोल में एन एटम्स होता है, तो 1 मोल का वेट किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का जो वजन होगा वो उतना ही एन एटम्स के वजन के बराबर होगा, उस एलिमेंट के एन एटम्स के वजन के बराबर होगा। सिंपल है। 1 मोल एलिमेंट का वेट करने का मतलब एन एटम्स उस एलिमेंट के एन एटम्स का वेट। अब देखिए क्योंकि एलिमेंट का एटम अलग अलग एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है, इसीलिए 1 मोल में हर एक एलिमेंट के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 1 मोल का वेट सारे एलिमेंट के लिए सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? सिंस ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स of different types, क्योंकि सारा एलिमेंट अलग अलग एटम से बना हुआ है, अलग अलग तरह के एटम से बना हुआ है, and hence the weight of Na atoms of different element will not be same, will be not be same, will be different। ये आप समझिए 1 मोल एलिमेंट का वेट करने का मतलब Na एटम्स के वेट के बराबर, और चूंकि हर एक एलिमेंट का वेट, हर एक एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है, तो अलग अलग होने से क्या होगा कि हर एक एलिमेंट के 1 मोल का वेट कभी भी सेम नहीं होगा। Na एटम्स के वेट, Na एटम्स ही प्रेजेंट होता है आपके 1 मोल में, तो इसलिए वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट will not be equal to weight of 1 mole of other element। एक मोल किसी भी एलिमेंट का वेट किसी भी दूसरे एलिमेंट के 1 मोल के वेट के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है। एटम अलग होने से क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होगा। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग होगा तो एटम का वेट अलग होगा, और जब एटम का वेट अलग होगा तो Na एटम्स का भी वेट अलग होगा। मतलब वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे एलिमेंट के वेट के बराबर हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन 1 मोल कोई भी एलिमेंट बराबर Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। सब में संख्या सेम, वजन सेम नहीं, ये समझना पड़ेगा। सब में 1 मोल में Na एटम्स होता है, लेकिन सारे केसेस में Na एटम्स का वजन सेम नहीं होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है। तो अब हम लोग एक एटम का वजन निकालते हैं पहले। Let us consider an atom of any element। कोई एलिमेंट X है, उसमें एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। Z बराबर एटॉमिक नंबर, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज के बराबर। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। अगर एटम क्या हो, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, जीरो चार्ज।
इसीलिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। और न्यूट्रल एटम के लिए ए जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। और ये इस नंबर को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स के एटम को हमको देखना है। तो एटम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल एटम। ऑफ एलिमेंट एक्स, कोई भी एटम का शेप स्फेरिकल होता है। अब हम लोग एक एटम का वजन अगर निकाल लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट के अगर आप एक एटम का वजन निकाल लेते हैं तो आप आसानी से Na एटम्स का वजन निकाल लीजिएगा। Na से मल्टीप्लाई कर, एक एटम का वजन निकलेगा तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na एटम्स का वजन निकल जाएगा। और जब Na एटम्स का वजन निकल जाएगा मतलब Na एटम आपका एक मोल के बराबर होता है, तो एक मोल एलिमेंट का वजन निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां आप देखिए, ये आपका स्फेरिकल एटम है। बीच में क्या होता है? एटम के बीच में न्यूक्लियस। यहीं पे होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसी न्यूक्लियस के अराउंड जैसे कि सर्कुलर ऑर्बिट्स रहते हैं, उसी में आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। मतलब यहां आप समझिए कि एटम इज एटम ऑफ एनी एलिमेंट, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इज स्फेरिकल इन शेप। कोई भी एलिमेंट का एटम क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप। ठीक है? और देखिए, एंड एट द सेंटर ऑफ द एटम केंद्र बिंदु पे, ये स्फेरिकल एटम के बीच में देयर लाइज न्यूक्लियस। ये सब तो आप लिख लिए होंगे। There lies nucleus, and in the nucleus neutrons and protons are present. न्यूक्लियस बीचों बीच जो होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसको बीच वाले पोजीशन में, सेंटर वाले पोजीशन को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। हेंस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इसीलिए हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये बात अभी पहले आप समझते चलिए। एटम, ये ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल इन शेप होता है। सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेंटर वाले पोजीशन को न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कहाँ रहता है वो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे बढ़िया से, लेकिन आखिर हम सीधे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कहाँ रहता है? सेंटर में, एटम के बीचों बीच। आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। उसी के सेंटर वाले पोजीशन में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसको बोलते हैं सेंटर वाले पोजीशन को न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। इसीलिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। अब
अब देखो, न्यूट्रॉन has no charge and is electrically neutral. न्यूट्रॉन के पास किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो न्यूट्रॉन के कारण कोई चार्ज नहीं मिला न्यूक्लियस को, लेकिन प्रोटॉन के कारण जरूर पॉजिटिव चार्ज मिला न्यूक्लियस को। तो इसीलिए द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी द सेंटर ऑफ द एटम known as nucleus remains positively charged. एटम का सेंटर पॉजिटिवली चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इसी पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो एटम का जो सेंटर होता है ना, वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहाँ रहता है? एटम के सेंटर में। अब आगे हम बात करते हैं। देखते चलिए, आप सबका हम यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन के बारे में बताएं, अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज दैट revolves around the positively charged center known as nucleus, just like in the same manner planets revolve around the sun in circular orbits known as cells. जिस तरह से सन के अराउंड, आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते होंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जिस तरह से सन के अराउंड आपका प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। क्या करता है? प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में सूर्य की ओर चक्कर लगाता है, वहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहां पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है न्यूक्लियस पर? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। और आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन। जब प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा तो यही अट्रैक्शन की वजह से, जिस तरह से दो मास के बीच ग्रेविटेशन आप पढ़े होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से यहाँ प्लस और माइनस चार्ज के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ फोर्स में, प्लस माइनस यहाँ चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो यही प्लस और माइनस के बीच जो फोर्स लग रहा है F अट्रैक्टिव, यही अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन भी आपके सेंटर केंद्र है। सन जैसे सोलर सिस्टम का सेंटर पे होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस, सन को आप न्यूक्लियस समझिए। जिस तरह से सन के अराउंड अर्थ, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वेनस मूव रिवॉल्व करता है, उसी तरह से सन को आप न्यूक्लियस समझिए। सन वहां बड़ा मास था, न्यूक्लियस यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जिस तरह से अर्थ मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। सिमिलर है एकदम, बचपन से आप पढ़ते आए हैं, इसको समझना इसलिए आपके लिए बहुत आसान है। अर्थ भी मूव करता है सन के अराउंड, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड। क्यों भाई? तो वहां मास के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ चार्ज के बीच, प्लस माइनस चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। प्लस प्लस सेम चार्ज के बीच रिपल्सन, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन। तो यहाँ प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, जिस तरह से अर्थ प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, तो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हम पाए क्या? पहले तो डाल्टन ने बोल दिया था हमको कि एटम्स रिमेन इंडिविजिबल, एटम को हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारा डिस्कवरी हुआ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते। तो डिस्कवरी में यहाँ न्यूट्रॉन पाया गया, प्रोटॉन पाया गया, इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Neutrons and protons are present at the center, and the center remains positively charged. Electrons revolve around the positively charged center. यही तीन फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एटम। एटम का जो फंडामेंटल, एटम को जो विभाजित किए छोटी इकाई में, किसमें बांटे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सब इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में हम आपको बता दिए। तो भाई एटम का जो मास होगा किसकी वजह से होगा? यही तीनों की वजह से होगा कि एटम का जो छोटा, जो एटम का जो डिविजिबल पार्ट, फंडामेंटल पार्टिकल है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करेगा। और क्या, समझ रहे हैं? तो एटम का जो मास होगा डिपेंड्स अपॉन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम, दैट इज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं mass of the atom is due to the mass of subatomic particles, that is electrons, protons and न्यूट्रॉन्स। एटम का मास किसके मास के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कारण ही होगा, क्योंकि एटम के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा उसके मास पे डिपेंड करेगा एटम का मास। तो हम आइए मास देखते हैं सारे का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, that is equal to 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. Mass of
न्यूट्रॉन होता है, ये ध्यान दीजिएगा, वो ऑलमोस्ट बराबर होगा मास ऑफ प्रोटॉन के। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो आपके मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। केजी को आप ग्राम में बदल दीजिए। ये आप मास यहां से आप देख सकते हैं, क्या पता चल रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम है। देखिए यहाँ ऑर्डर देखिए, यहाँ 10 टू द पावर -28 को 10 टू द पावर -24 से कंपेयर करिए। आपका होमवर्क है, घर पे आप क्या करिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो निकालिए, इस दोनों मास का रेशियो निकालिए। ठीक है, तो आपको पता लगेगा क्या, ये ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इन एनी एटम मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और ये बहुत ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान देने वाली बात, ये इंपॉर्टेंट है ये पूरा वैल्यू। तो अब आप देखिएगा, यहां से हम लोग मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हम लोग निकाल रहे हैं, क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलिए इलेक्ट्रॉन से ही शुरू करते हैं, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या एक एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना एटम में मौजूद होगा, न्यूट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना एटम में मौजूद होगा। लेकिन हम लोग एक रिलेशन जाने अभी, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये बहुत ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां से आप क्या समझ सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is considered to be negligible as compared to MP, mass of proton and mass of neutron। अभी हमने देखा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 into 10 to the power -27 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -31 kg। यहाँ देखिए मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मुकाबले नेग्लिजिबल मानेंगे। दैट इज मास ऑफ an atom depends only on
मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास पे ही एटम का मास डिपेंड करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन के मास पर एटम का मास डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आ जाता है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसा क्यों किए, कैसे किए, वो आप खुद देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल बोल देते हैं, और इसलिए एटम का जो मास हो जाता है वो प्रोटॉन के मास पे डिपेंड करता है और न्यूट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है। तो जितना प्रोटॉन का संख्या इंटू प्रोटॉन का मास, जितना न्यूट्रॉन का संख्या इंटू न्यूट्रॉन का मास, वो एक एटम का मास हो जाता है। ठीक, अगले क्लास में हम लोग और देखेंगे। ठीक है।